हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 13 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। आई होप सो कि इससे पहले के 12 लेक्चर्स आप देख चुके होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अगर आपको इन लेक्चर्स की स्लाइड्स जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, अगर आपको इन स्लाइड्स की पीडीएफ फॉर्म में ज़रूरत है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाके तमाम लेक्चर्स की स्लाइड को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप ही की तरह जो बाकी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं उनसे आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे तमाम लेक्चर्स को एक सीक्वेंस के अंदर आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 13 में, देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर पे नज़र मार लें तो हमने क्या देखा था। तो हमने कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे और कुछ सोशल इश्यूज़ वगैरह जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में आते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 11 में स्टार्ट किए थे और वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो फिर उसको हमने लेक्चर नंबर 12 में कंप्लीट किया। तो जो कुछ इश्यूज़ रह गए थे वो हमने लेक्चर नंबर 12 में पढ़े और वो थे कि बिटवीन द क्लाइंट एंड रिक्वायरमेंट टीम क्या इश्यूज़ होते हैं, बिटवीन द डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट टीम क्या इश्यूज़ होते हैं, फिर विद इन द डेवलपमेंट टीम किस किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर इसके अलावा बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट टीम क्या इश्यूज़ आते हैं। तो इनको हमने देखा था। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 12 नहीं बल्कि लेक्चर नंबर 11 और 12 को आप देख लें, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं क्या चीज़। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कल्चरल इश्यूज़ इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। अभी तक जो हमने देखे हैं वो हमने सोशल इश्यूज़ देखे हैं। सोशल इश्यूज़ वो होते हैं जो कि आपके सोशलिज्म के दरमियान आ रहे होते हैं, जब आप किसी से सोशल होते हैं, ठीक है। कल्चर इश्यूज़ क्या होते हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। Advances in the internet and communication technologies has enabled customer and developers to collaborate with each other in geographical and temporarily dispersed environments। अब हुआ क्या है कि आपका इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम आजकल इतना एडवांस हो गया है कि अब आपकी जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। तो अब इससे हो क्या रहा है कि अब लोग अपने ही सिटीज़ के अंदर या अपने ही कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं कर रहे कि आपस में जो है मीटिंग्स करके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मींस ये कि अब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई कस्टमर है तो जब वो अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो वो अपने लोकल सिटी के अंदर ही कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तलाश करे या फिर अपने कंट्री के अंदर ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तलाश करे। अब ये वाला कंसेप्ट नहीं रहा। अब उसको जहाँ से अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर अच्छे डेवलपर मिलते हैं वो उनको हायर कर लेता है, वो चाहे उसी सिटी से हों, चाहे उस कंट्री से हों या फिर किसी दूसरे कल्चर से, दूसरे कंट्री से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों। और इसी तरीके से डेवलपर्स भी अब ये नहीं देखते कि हम अपने सिटी या अपने कंट्री के लोगों से ही सिर्फ कम्युनिकेट करें और उन्हीं के प्रोजेक्ट को करें। उनको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी उनको क्लाइंट मिल जाए और वो उसके जो है उसके थ्रू उसके रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और उसके प्रोजेक्ट बना के देते हैं। तो अब जब आप एक ही सिटी में या एक ही कंट्री में हो, आपका डेवलपर भी और आप खुद कस्टमर भी, तो फिर तो ठीक है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसा होता है कि जो कस्टमर होता है वो डेवलपर को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी दूसरे कंट्री से हायर कर रहा होता है। जब दूसरे कंट्री से आप हायर करते हो तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं बीच के अंदर। वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो कल्चर का डिफरेंस होता है और बाकी सारे डिफरेंसेस इसी की ही सब कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। यानी कि आपका एक कंट्री का अलग कल्चर होता है, दूसरे कंट्री का अलग कल्चर होता है और यही तो वो चीज़ होती है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करती है। आप अगर पाकिस्तान के रहने वाले हो तो आपका एक अलग कल्चर है, आपके बात करने का तरीका अलग है, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है, आपके खाने पीने का तरीका अलग है, आपकी इंजॉयमेंट के लेवल्स कुछ अलग हैं, आपका फ़न मुख्तलिफ़ किस्म का है, आपका रहने के तरीके अलग हैं, आपके काम करने के तरीके अलग हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा कोई जो बंदा है वो अमेरिका से बिलोंग करता है या फिर कनाडा से बिलोंग करता है तो उनके तरीक़ेकार आपसे बिल्कुल ही अपोजिट हैं। वो बिल्कुल चैन तरीके से खाते पीते हैं, उनके ओढ़ने पहनने के तरीके अलग हैं, उनके काम करने के तरीके आपसे बिल्कुल अलग हैं। तो ये डिफरेंस हैं, यही कल्चरल डिफरेंस होते हैं और ये डिफरेंस जो है आपके इम्पैक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर, जिसकी वजह से कल्चरल इश्यूज़ आ जाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि किस किस्म के डिफरेंसेस आते हैं, उसकी वजह से हमें भी पता चलेगा कि इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं। तो टाइम जोन डिफरेंसेस आ सकते हैं, लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी डिफरेंसेस आ सकते हैं, रिलीजियस एंड रेशियल डिफरेंसेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं और डिफरेंसेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट आ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इन ये तकरीबन जो चीज़ें मैंने आपके सामने 4-5 पॉइंट बताए हैं, अभी मैं इनको आगे जाके डिटेल में डिफ़ाइन करने वाला हूँ। लेकिन ये इसके अंदर सब जगह पे इश्यूज़ का वर्ड नहीं, डिफरेंसेस का वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये इस वजह से किया गया है कि इन डिफरेंसेस की वजह से ही वो कल्चरल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो और वो जो इश्यूज़ जब क्रिएट होते हैं तो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हुए क्रिएट होते हैं, तो उनको कल्चरल इश्यूज़ इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्योंकि उन इश्यूज़ की वजह से आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती और वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सही से नहीं हो पाती। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इश्यूज़ बताने की वजह क्या होती है, यही वजह होती है कि आप इनसे अवेयर रहें, तो आप इनको समहाउ जब आप ऐसी सिचुएशन में आए तो आप उनको फिर डील कर सकें अच्छे तरीके से। तो अब इन पॉइंट्स को मैं आपके सामने वन बाय वन डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में जाके, ताकि आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो टाइम जोन डिफरेंसेस इशू के ऊपर अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, वर्किंग आवर्स ऑफ क्लाइंट एंड डेवलपर्स में डिफर बाय 8 आवर्स और मोर। समटाइम ऐसा होता है कि आप डेवलपर हो, आप किसी क्लाइंट के साथ डील करते हो, तो आप किसी और कंट्री में हो बीइंग अ डेवलपर और क्लाइंट किसी और कंट्री में है, तो उन कंट्रीज़ के दरमियान हो सकता है कि 8-9 घंटे का फ़र्क हो। मीन्स ये कि जब आपके पास यहाँ पे सुबह हो रही हो, वहाँ पे रात हो रही हो, ठीक है। जब आपके ऑफिस जाने का टाइम हो तो उनका वो ऑफिस बंद करके आ चुके हो और शायद वो सोने के लिए अभी सोने वाला उनका टाइम हुआ हो। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। इससे डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा आपको सर्वाइव करना पड़ता है जब आप दूसरे कंट्री के साथ काम कर रहे होते हो। अरेंजिंग फ़ोन कॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेज बिकम अ हैजल एंड एज वन पार्टी हैज़ टू कम टू ऑफिस वेरी अर्ली और स्टे लेट। अब इसमें क्या होता है, इशू सबसे बड़ा क्या पैदा होता है कि अब इसमें से दोनों पार्टीज़ में से किसी एक को जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। या तो ये कि जिनका छुट्टी करके जाने का टाइम होने वाला है वो क्या करते हैं कि छुट्टी के बाद भी बैठ के वेट करते हैं कि जी अब वो लोग, दूसरी जो पार्टी है वो ऑफिस आएगी तो फिर वो हमारे साथ मीटिंग करेगी तो हम बैठ के उनका वेट करें। या फिर क्या होता है कि जिस पार्टी वो लोग वेट अगर करने को नहीं तैयार, तो कोई पहले वाली पार्टी जो होती है वो क्या करती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, हम अपने ऑफिस टाइम से भी पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आके बैठ जाएंगे ताकि हम आपके ऑफिस टाइम के मुताबिक आपके साथ मीटिंग कर सकें। तो जब ये चीज़ आ जाती है टाइम जोन डिफरेंस की वजह से, तो दोनों में से किसी एक पार्टी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जब वो पार्टी कंप्रोमाइज़ करती है तो डेफिनेटली वो या तो बहुत अर्ली आ रही होती है ऑफिस, या फिर बहुत लेट तक बैठ के ऑफिस में वेट कर रही होती है आपसे मीटिंग करने का, और दोनों ही सूरतों के अंदर वो एक्टिव नहीं होती। इन शॉर्ट वो उस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि वो उनका या तो छुट्टी का टाइम हो चुका होता है या बहुत पहले आके बैठे होते हैं, तो उनके अंदर वो वाली एक वर्किंग वाली जो है वो फील नहीं आ रही होती, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी डिफरेंस, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी ज़बान, फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो, पाकिस्तान में बैठे हो, आपको एक क्लाइंट मिल गया जो कि चाइना में रहता है। सॉफ्टवेयर जो आपने बनाना है वो बहुत आसान है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती और उसको जो है चाइनीज़ के अलावा कोई ज़बान नहीं आती, ठीक है। अब वो भी अपनी ज़बान सिर्फ जानता है चाइनीज़, आप भी जानते हो क्या उर्दू या हिंदी, ठीक है। अब दोनों कैसे कम्युनिकेट करोगे, मसला हो जाता है, ठीक है। वो फ़र्ज़ करो कि अगर आप कम्युनिकेट करने लग भी जाते हो तो क्या होता है कि आपकी टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आप एक वर्ड यूज़ करते हो हॉकी, अब पाकिस्तान में हॉकी का मतलब कुछ और है, ठीक है। जब आप यूएस में जाते हो तो यूएस के अंदर हॉकी की जो गेम है वो टोटली पाकिस्तान की हॉकी से बिल्कुल चेंज है। अब उसके अंदर फील्ड हॉकी अलग है, आइस हॉकी अलग है। हम पाकिस्तान में एक हॉकी की ही बात करते हैं, एक गेम की जब बात करते हैं तो वो फील्ड हॉकी की बात अलग करते हैं, आइस हॉकी की बात अलग करते हैं, और फिर उसके बाद उनके रूल्स और उसको खेलने के तरीके बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको गेम की दी है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका डिफरेंस आ जाता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, सामने वाला उसी टर्मिनोलॉजी को किसी और सेंस में लेके समझ रहा है, तो डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर बन के आएगा उस रिक्वायरमेंट की बेस पे, जिस रिक्वायरमेंट में ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी जिसको दोनों अपने अपने तौर पे समझ रहे थे, तो वो सॉफ्टवेयर कितना एक अच्छा होगा, उसमें कितनी एक कंसिस्टेंसी होगी। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी आया करती है। इसके बाद आपका आ जाता है रिलीजियस एंड रेशियल डिफरेंसेस, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो हमेशा ही रही है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो और आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, और क्लाइंट किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो वो किसी और रिलीजन का है, या फिर वो वाइट है और आप ब्लैक हो, या फिर आप वाइट हो और वो ब्लैक है, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई बात किसी को पर्सनल बुरी लग जाती है तो वो उसके मज़हब के ऊपर या फिर उसकी रेसिस के ऊपर जो है वो कमेंट पास कर देता है, और वो कमेंट्स जो होते हैं वो आपकी वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के अंदर वर्किंग में किस तरह की प्रॉब्लम पैदा करते हैं, डेफिनेटली आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हो और वो आपके साथ पर्सनल होकर आपके रिलीजन के ऊपर कमेंट पास कर रहा है,
आपकी रेसिस के ऊपर कमेंट पास कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ कितने अच्छे तरीके से काम कर सकोगे। ये तो कॉमन, हम अगर सोचें भी तो हमें ईजिली ये बात समझ आ सकती है। तो और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इन्हीं 2 पॉइंट्स की वजह से हो रहे होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपकी और हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो इस पॉइंट को मेरे ख्याल में इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा पॉइंट है जो हर किसी को ईजिली समझ आ जाता है। फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरे कंट्री के अंदर काम नहीं कर रहे, आप एक ही कंट्री के अंदर रह कर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और आप जो है बाकायदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, दूसरा उस पार्टी का टोटली एंटी है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि यार ये उस पार्टी का सपोर्टर है और इससे तो मेरी कभी बन ही नहीं सकती, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करता हूँ। और दूसरा भी आप जो है उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दो कि यार ये उस पार्टी का सपोर्टर है तो उससे तो मैं नफरत करता हूँ। तो वो जो एक चीज़ है वो फिर आपकी ऑफिशियल से ज़्यादा पर्सनल इशू बन जाएगा, और वो पर्सनल इशू फिर अल्टीमेटली क्या करेगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को आके डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस से आपका प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस क्या होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर विद इन द बिजनेस कम्युनिटी। जब आप एक कंट्री में हो, कोई आपका क्लाइंट दूसरे कंट्री में है और दोनों कंट्रीज़ का कल्चर अलग अलग है, तो उनके बिजनेस करने का भी टोटली अलग कल्चर होगा। उनकी बिजनेस कम्युनिटी भी टोटली आपकी कम्युनिटी से अलग तरीके से डिफाइन हुई होगी, विच मस्ट बी अंडरस्टूड फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब आपके लिए, अगर आप डेवलपर हो और आपका क्लाइंट दूसरी जगह बैठा है, तो आपके लिए लाजमी हो जाता है कि आप सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ जाने से पहले उसकी उस बिज़नेस कम्युनिटी को, उस बिज़नेस कल्चर को अंडरस्टैंड करो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो। अगर आप उसको अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाओगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक इशू होता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम को सबसे पहले उस बिज़नेस इन्वायरमेंट के कल्चर को समझना पड़ता है। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ थे। आई होप सो कि आपको कल्चर इश्यूज़ जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। सामने आपको स्क्रीन पे मेरा ट्विटर अकाउंट नज़र आ रहा होगा। अगर आप मुझसे इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस अकाउंट पे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर आप एक सीरीज़ में सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे लेक्चर्स जो है हम यही वाले लेक्चर्स वहाँ पे भी हम पोस्ट कर रहे होते हैं, और साथ साथ इनकी स्लाइड्स यानी कि PDF नोट्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।